नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी आई क्यू फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की अगली कड़ी में। एक अगला टॉपिक हमारे सामने है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं उनको स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे कथन दिख रहा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। इन्होंने क्या कहा है आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। इनके शब्द है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग बोलते हैं, संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए और यह संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किए जाए। क्लियर? तो इस बात को आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं। इसके बारे में इन्होंने चर्चा कहा। तो अगर आप पीसीएस मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस पॉइंट को अगर आप देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर इसके फ़ायदे मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं हम लोग की ऑडिटर जनरल के बारे में। आपको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसके बारे में है। पहली बात कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग भारत के संविधान के तहत स्वतंत्र प्राधिकरण है। मतलब आपको ये जो है संवैधानिक संस्था, कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था, याद रखेंगे। ये संस्था जो है संवैधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। भारत में संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है संवैधानिक, दूसरा होता है सांविधिक। जो सांविधिक होता है वो कानून के द्वारा जो है उस संस्था की बनाई जाती है, लेकिन जो संवैधानिक होता है ये आपको संसद जो के द्वारा जो है संविधान में इसके लिए आपको स्पेशली जो है आपको इस करके बनाया जाता है, प्रावधान कर किया जाता है और संविधान में इसके बारे में चर्चा रहती है। क्लियर? तो आपको भारत की कैसी बॉडी है? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, और स्वतंत्र प्राधिकरण है ना। उसके बाद हम देखेंगे यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग यानी कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट जो होते हैं इनके प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संरक्षक है। मतलब यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जो है, मतलब जो इंडियन ऑडिट है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होते हैं। उसके बाद देखिए इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। मतलब कि पारदर्शिता की इसमें पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। और आप देखेंगे कि एक सरकार को क्या खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, उसका जो एक ऑडिट और जो उसका कंट्रोल करने का जो काम करता है ये आपको नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का एक कार्य होता है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग इसके पृष्ठभूमि देख लेंगे कि इसका निर्माण के पीछे इसके पीछे क्या क्या कहानी, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो आप सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि में कि महालेखाकार का कार्य का वर्ष जो है 1858 में स्थापित किया गया। देखिए हमारे बहुत ही पुरानी संस्था है, आपको 1858 में ही इसको स्थापित कर दिया गया था। आप जानते हैं कि 1857 का जो है अब विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके एक साल के बाद ही इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। आप देखेंगे इसी वर्ष क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत का प्रशासन जो है अपने हाथों में जो है क्वीन ने अपने हाथों में ले लिया था, रानी ने अपने हाथों में ले लिया था। तो उसी वर्ष जो है भारत में महालेखाकार कार्यालय का नाम से एक जो है मतलब कि कार्यालय स्थापित किया गया था। 1858 की बात है। उसका आप देखेंगे सर 1860 में सर एडवर्ड ड्रम्ड ने, किसने? सर एडवर्ड ड्रम्ड डायमंड जो है पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। इसके समय कुछ समय बाद महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। उसके हम देखेंगे 1866 में इस पद का नाम बदल करके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया और 1884 में इस भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित कर दिया गया। इस तरीके से इसमें कई संशोधन होते रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का जो अधिनियम था, इसके तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मतलब देखिए उसी समय इसको संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। आप याद कीजिए भारत सरकार अधिनियम 1999
आपको उसमें क्या था 1919 जो है 1990 जो है क्या था, उसमें क्या क्या उसमें आपको उसमें सुधार की बात की गई थी। उसमें से एक ये भी बात की गई थी, और इसमें महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था और उसको अलग एक तरह से संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता उसको दर्जा दे दिया गया था। क्लियर। उसके अंदर फिर देखेंगे उसमें और सुधार हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दे दी। मतलब संघीय मामले में जो है उसका एक तरह से संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए, अब स्पेशल जो प्रांतों के लिए भी जो है उसके प्रावधान उसमें कर दिए गए। उसका हम देखेंगे इस अधिनियम ने नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी था। देख लीजिए इसका पुराना कितना बड़ा इतिहास है। उसका हम देखेंगे 1936 में लेखा और महालेखा परीक्षक आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व को और लेखा परीक्षा के कार्यों को प्रावधान किया गया, और यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, याद है कितना आर्टिकल है 148, याद रखिएगा, इसको भूलेंगे नहीं। 148 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको, जिसको नियंत्रण लेखा परीक्षक के बारे में जिसमें चर्चा की गई, उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 148 में, यानी कि 148 में की गई है। उसके बाद 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं का अधिनियम 1971 लागू किया। इस अधिनियम ने कैग के केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों जिम्मेदारियां दी। ठीक है, मतलब कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, दोनों के लिए, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए जो है लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी गई। 1976 में लेखांकन के कार्य से इसको मुक्त कर दिया गया। उसका आर्टिकल देखेंगे 148 कैग में कि नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के संबंधित है। अनुच्छेद 49 में जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 150 कहती है कि यह संघ राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सलाह पर, यानी कि कैग के सलाह पर रखना होगा। मतलब अनुच्छेद 150 क्या कहती है, इस संघ और राज्यों का खातों का विवरण जो है राष्ट्रपति के अनुसार, किसके अनुसार रखिएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों की संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इसको रखेगा। तो इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कैग अपना रिपोर्ट बनाएगी किसको सौंपेगी, तो सौंपेगी आपको राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को आपको पार्लियामेंट के यानी प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगी। क्लियर। उसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाणन अंतिम माना जाता है। मतलब शुद्ध आय की जो गणना होती है किसको की जाती है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इसको भूलेंगे नहीं कि आर्टिकल 279 के तहत जो है शुद्ध आय की गणना जो है आपको कैग के द्वारा की जाती है। उसका में तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की जो तीसरी अनुसूची है कि धारा 4 भारत के कैग के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय के ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। और छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद खातों को राष्ट्रपति और कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। मतलब ये देखिए छठी अनुसूची क्या कहती है, छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद, जब जानते हैं जिला परिषद जो होती है, छठी अनुसूची किसके किसके बारे में आप जान रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम के बारे में उसमें चर्चा की गई है। तो उसमें जो जिला परिषद है उसका जो क्षेत्रीय परिषद के जो है खातों को राष्ट्रपति और कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। इन निकायों के खातों को लेखा जोखा इस तरफ से करना होगा जिस प्रकार कैग ऊंची समझता है, और ऐसे खातों संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। किसको प्रस्तुत की जाएगी? राज्य के, भैया राज्य का मामला है तो राज्य को प्रस्तुत की जाएगी ना, जो कि विधानमंडल के समक्ष अपने उसको अपने पटल पे रखेंगे। ठीक, अब कैग की स्वायत्तता देख लेते हैं, कितने कैग जो हमारा स्वतंत्र है और स्वायत्त है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कैग की जो स्वायत्तता की बात है, जहाँ तक कैग स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए। मतलब कैग कैसे स्वायत्त रहे, कैसे उस पर जो है कार्यपालिका अपना नियंत्रण न बनाकर रखें, इसके लिए उसमें कुछ आपको परिवर्तन किए गए हैं, कुछ उसमें प्रावधान किए गए हैं, उसको देखिए। पहला बात किया गया है कि कैग राष्ट्रपति के सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति के सील और वारंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या इनकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी पहले पूरी हो गई इनको अपने पद से हटना पड़ता है। उसके बाद में क्या है कि जो राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के तरीके के समान ही। मतलब आप जो है क्या को जो हटाना चाहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा केवल संविधान में दर्ज जो प्रक्रिया है उसी के तहत आप हटा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाए जाते हैं और चुनाव आयोग का जो आयुक्त होते हैं उनको हटाए जाते हैं, उसी आधार पर इनको भी हटाने का प्रक्रिया। उसके अलावा कोई दूसरे तरीके से आप इनको नहीं हटा सकते। अगला देखिए कि क्या है कि एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई आदमी कोई कैग के पद पे है, कार्यपालिका उस पर कार्य कर रही है और कार्यपालिका के लिए काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा निष्पक्षता का उल्लंघन करता है और उसके लिए उसको कुछ लालच है कि जब हम यहाँ से जब रिटायर होंगे तो उसके बाद में हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उस सरकार हमें कोई अच्छा पोस्ट और दे देगा, तो इसके लिए हम इनके काम करते हैं और कुछ रिपोर्ट का इधर उधर कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसके बाद आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिलेगा। देखिए इस पर मतलब किस तरीके से इसके कंट्रोल किए गए हैं कि आपको अगर कैग के पद से आप सेवानिवृत्त होते हैं यानी अगर इस्तीफा भी देते हैं तो उसके बाद आप भारत सरकार या किसी भी सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर रखेंगे। दूसरा चीज़ कहता है कैग का वेतन और भत्ता अन्य सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद जो भी कम नहीं किया सकता। मतलब जो आपको जो वेतन और भत्ता जो तय कर दिया गया है, और तय कौन करता है तो पार्लियामेंट ही करती है, तो जो तय कर दिया गया है तो उसके में आप संशोधन नहीं कर सकते, मतलब उसमें आप कम नहीं कर सकते, जितना तय किया गया उतना आप दे सकते। यानी कि बाद में वो आदमी आपके बात नहीं सुन रहा, आपके लिए काम नहीं कर रहा था, उसका जो है वेतन और भत्ता कम करके उसको आप भेज दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें और राष्ट्रपति द्वारा उसके परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। इसके लिए मेन होते कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में कैग का कार्यालय प्रशासनिक व्यय जिसमें सभी वेतन और भत्ते पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि भारत के भारित होती है। मतलब कि याद रखिएगा, मतलब कि भारत की जो संचित निधि होती है वहाँ से आपको जो है इनको पेमेंट मिलता है। कैग के जो वेतन भत्ते का जो निर्धारण होता है, जो उनको जो मिलता है पेमेंट जो मिलता है आपको कहाँ से मिलती है? तो भारत की संचित निधि से मिलती है, और जिन पर संसद मतदान नहीं हो सकता। तो देखिए किस तरीके से स्वतंत्र आपको संस्था काम कर सकती है, किस तरीके से स्वतंत्र है। तो एक ये भी बात निकल कर सामने आती है। तीसरी बात आप देखेंगे, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दाल में कुछ काला हो जाता है। अब देखिए, अब एक तरह से आप देखिए तो जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो आप ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि जिस दल की सरकार होती है उस दल के ही राष्ट्रपति होते हैं। तो भैया अगर उनको किसी को नियुक्त करना है, अगर आपको कैग में नियुक्त करना है, तो कहीं न कहीं भीतर का अंदर का जो मामला है, संवैधानिक रूप से तो नहीं, कानूनी रूप से तो नहीं, लेकिन अंदर का जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है, आप वही व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिनके लिए शायद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपना बताती है कि आप इनको ही आप जो है आप इनको कैग नियुक्त बनाएं, है ना। तो ये भी एक बात है। तो एक तरह से निष्पक्षता यहाँ भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ तो कागजी बात कुछ और है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें प्रावधान की गई है जिनसे जो है इनको निष्पक्ष रखा जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे अब इनके शक्तियाँ और कार्य क्या है, कैग की क्या क्या काम है। भैया कैग तो आपने बहुत देख लिया, अब कैग का कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके बारे में देखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कैग जो है विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे कि अब संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्त अधिनियम 1971 महत्वपूर्ण निर्णय जैसे भारत सरकार के निर्देश के अनुसार दिया था। लेखा परीक्षक अधिनियम 2017 भी उसके बारे में बात करती है। उसके अंदर देखें कैग द्वारा संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभाएं होती है कि संचित निधि के संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है भारत की आकस्मिक निधि जो होती है और भारत में जो सार्वजनिक खातों के जो साथ साथ जो प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का भी परीक्षण आपको करती है। तो उसका देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ, हानि खातों, बैलेंस शीट, अन्य के अतिरिक्त खर्चों का भी ऑडिट करता है। मतलब याद रखिएगा, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के किसी विभाग के सभी ट्रेडिंग,
विनिर्माण लाभ जितना भी चीज़ है उसके बारे में जो आपको जो ऑडिट करने का जो काम करता है आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक करती है। फिर उसके देखेंगे संबंधित कानूनों के द्वारा आवश्यक होने पर केंद्र या राज्य के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियां, निगमों, निकायों की व्यय का परीक्षण भी करता है। मान लीजिए अगर अब कैग को लगता है कि जो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के जो पैसे से जो चल रहा है, कोई भी संस्थाएं चल रही, कोई भी प्राधिकरण चल रहा है, कोई भी कंपनी चल रहा है, तो उसके जो हिसाब किताब जो है, खर्चे और जो मुनाफे हैं उनको देखने का भी, परीक्षण करने का भी अधिकार किसके पास में है? तो कैग के पास में है। उसके बाद देखिए आप, राष्ट्रपति के या राज्यपाल द्वारा अनुशासित किए गए किसी भी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय प्राधिकरण भी, निकाय भी हो सकता है। जैसे अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको अब स्पेशली बोले कि आप इन चीज़ का जो है, इस संस्था का जो है ऑडिट आप करेंगे, इस निकाय का आप ऑडिट करेंगे, तो उसका भी कार्य करता है आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जैसे कि कोई स्थानीय निकाय, पंचायत का जो होता है गवर्निंग बॉडी, उसके बारे में भी आपको निरीक्षण करने का काम होता है। दूसरी बात में केंद्र और राज्यों के जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसमें संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब केंद्र राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके बारे में राष्ट्रपति को भी आपको सलाह देने का काम करता है। फिर उसके बाद देखिए आप, केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों पटलों पर, सदनों पर, अपने पटल पर उसको रखता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी। दूसरा, किसी राज्य के खातों को संबंधित अपनी ऑडिट जिसे राज्यपाल को सौंपता है, राज्यपाल इसको क्या करता है? राज्य विधानमंडल के समक्ष उसको रखता है, उसके पटल पर रखता है। उसके बाद में संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी आपको कार्य करता है। याद रखिएगा, संसद में एक लोक लेखा समिति होती है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोलते हैं, उस समिति में जो उसके जो मार्गदर्शक की भूमिका, मित्र और सलाहकार का जो भूमिका जो है, वहाँ भी आपको निभाने का काम कैग करता है। तो इस तरह से कैग और लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक अस्थायी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति जो है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और पीसीएस एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लोक लेखा समिति जो है किसके तहत स्थापना किया गया? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है गठित एक अस्थायी संसदीय समिति है। याद रखिएगा, परमानेंट बॉडी है, परमानेंट आपको जो है पार्लियामेंट्री बॉडी है, समिति है। और ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्यों में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। इसमें क्या होता है कि कैग की रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है, केंद्र और राज्यों में लोक लेखा समिति को ही सौंपी जाती है। क्लियर? उसके बाद में विनियोग खातों, जिसे वित्त खातों होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को कैग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और संसद के दोनों सदनों पर जो है इसके पटल पर रखी जाती है। कैग सबसे जरूरी मामले की सूची तैयार करने के लिए लोक लेखा समिति को सौंपता है। मतलब कैग को कोई मामला ऐसा लगता है, कोई ऐसा सूची लगता है, उसको सूची तैयार करने के किसको बोलता है? आपको लोक लेखा समिति को ये बोलते हैं। उसका बाद आप देखेंगे, कैग सभी जरूरी मामलों के लिए एक सूची तैयार करने के लोक लेखा समिति कार्य सौंपता है, तो हो गया। उसके बाद में कैग के कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को विचारों की व्याख्या अनुवाद भी करता है। उसके बाद में कैग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है। मान लीजिए कैग ने कोई अगर सुधारात्मक कार्रवाई की बात की, अब उसका अगर पहल नहीं हुआ, तो इसके बाद में अगर उसने देखा तो उसके बाद में किसके पास चला जाएगा? तो आपको लोक लेखा समिति के पास में जाकर उस मामले को दे देता है कि आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों के बारे में समझा, उसके विशेषताओं के बारे में समझा कि करती क्या है और होता क्या है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने इसको समझा। तो आपको इस वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें